हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आ गए हम लोग एक नए वीडियो के साथ। जैसा हमने कहा था, हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। तो आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज के साथ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ सम एमसीक्यूज। हम लोग कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, कुछ वार्म अप कर लेते हैं। जैसे जो लोग इस वीडियो में पहली बार जुड़े हो, हमारा पिछला वीडियो देख कर आओ, उसमें चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके केस स्टडीज भी डिस्कस किए गए हैं। तो आइए, पहले प्रथा जिस तरीके से चलती आई है वो है कि कुछ एमसीक्यूज वार्म अप हम लोग पहले करते हैं, फिर केस स्टडीज पे जाते हैं भैया। ओके, तो सबसे पहला, which form of business organization is most suitable where capital requirement is low, small and risk is low? कैपिटल भी कम लगता है और रिस्क भी कम है। तो अमिट्स द 4 तरीके के जो आपको तरीके बताए गए हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोई भी, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसमें से कोई में से सबसे कम रिस्क किस में होता है? तो ऑब्वियसली इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, इजी था क्वेश्चन। दूसरा आ रहा है, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज। अब किस टाइप की लाइबिलिटी है उसके बारे में क्वेश्चन है, बट देयर इज अ स्लाइट ऑफ ट्विस्ट हियर। क्या है? लिमिटेड एंड जॉइंट, अनलिमिटेड एंड इंडिविजुअल, अनलिमिटेड एंड जॉइंट, और लास्ट में लिमिटेड एंड सेपरेट। देखो भैया, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो आप समझते हैं अभी तक। सर ये जॉइंट और इंडिविजुअल, जॉइंट इंडिविजुअल सेपरेट, ये क्या है? ऑब्वियसली सेपरेट या इंडिविजुअल का मतलब है कि आप सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार हो, ठीक है। और जब आप जॉइंट की बात करते हो, देन म्यूचुअल एजेंसी कम्स इनटू प्ले, दैट यू आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स एज वेल। ओके, तो यहां पर हमारा आंसर आपने सही गेस करके रखा होगा, अनलिमिटेड एंड जॉइंट के ऊपर जाता है। ओके, हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो है ही, साथ ही साथ जॉइंट, वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पार्टनर्स एज वेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following partners does not take part in management but shares profit? Does not take part in management but shares profit। आंख बंद करके बच्चे सीधा सीधी स्लीपिंग पार्टनर में मार देते हैं, ठीक है। सॉरी, आंख बंद करके सीक्रेट पार्टनर में मार देते हैं, ठीक है। आप जैसे ही सीक्रेट पार्टनर को टिक करोगे या नॉमिनल पार्टनर को टिक करोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है टाइप ऑफ पार्टनर्स के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि जो यहां के केस स्टडीज हैं, बच्चे दिक्कत पाते हैं अपने आप को कि इसको कैसे डील करें, ठीक है। तो लेट मी टेल यू कैसे पता चलेगा फिर से एक बार। व्हाट इज एन एक्टिव पार्टनर? नंबर 1, वो मैनेजमेंट में भी पार्ट लेगा। नंबर 2, वो कैपिटल भी लाएगा, वो डे टू डे एक्टिविटी में भी पार्ट लेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो प्रॉफिट्स भी इंजॉय करेगा, लॉसेस भी इंजॉय करेगा। जो हमारा नॉमिनल पार्टनर होता है, नॉमिनल पार्टनर किस चीज का नाम है? नॉमिनल पार्टनर मेरा पार्टनर है ही नहीं एक तरीके से बिजनेस में, ना वो किसी को बताएगा ना हम किसी को बताएंगे कि वो मेरा पार्टनर है या नहीं है। लोग अज्यूम करते हैं, इट इज अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट अदर्स शुड फील कि ये पार्टनर है। रियलिटी इज नॉट कि नॉमिनल पार्टनर है या नहीं है। द थिंग इज कि लोगों को लग रहा है कि ये हमारा पार्टनर है, ना तो वो कैपिटल देगा, ना तो वो प्रॉफिट लॉस में हिस्सा लेगा, ना तो वो उसका कोई से है बिजनेस में, कुछ नहीं। जस्ट उसको हम लोग अपने साथ रखते हैं। व्हाई? उनके रहने या ना रहने से हमारे बिजनेस को काफी फर्क पड़ता है। और एक ही एग्जांपल है, मैं बार बार देता हूं, जैसे हमारे क्रिकेटर्स, ठीक है, हमारे एक्टर्स, कई बार ऐसा होता है कि ये छोटे छोटे बिजनेसेस में या छोटे छोटे जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके इवेंट्स में जाते हैं, ठीक है। नाउ वी डोंट नो एज अ कॉमन मैन कि ये लोग उसके पार्ट हैं या नहीं है, बट उनका होना या ना होना उस बिजनेस में हमारी जागरूकता बढ़ाता है, हमारा क्यूरोसिटी प्लस हमारा, कह सकते हैं, हमारा भरोसा भी बढ़ाता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नॉमिनल पार्टनर उसे कहते हैं। फिर आगे हमारा सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या है? ये मैनेजमेंट में भी पार्ट लेगा, ये प्रॉफिट लॉस भी शेयर करेगा, ये डे टू डे एक्टिविटीज में भी पार्ट लेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो एक्टिव पार्टनर बोल रहे हैं आप। नहीं, एक्टिव पार्टनर इज अ पार्टनर जो सबको मालूम है कि ये पार्टनर है,
लेकिन सीक्रेट पार्टनर के बारे में लोगों को मालूम नहीं रहेगा कि ही और शी इज ऑल्सो अ पार्टनर। सारे बॉक्सेस में टिक लगेगा, खाली एक जगह पे सीक्रेट पार्टनर ऑफ हो जाएगा, वो ये है कि अदर्स डोंट नो अबाउट देम एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। लास्ट आता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर। इंटरेस्टिंग है, कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसेस वैसे लोगों को पार्टनर बनाती है जो पैसे से काफी मजबूत है, बट दे डोंट वांट टू टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज, समय नहीं होता, बड़े लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा 20% 30% स्टेक्स के लिए ढेर सारा पैसा अपने लोगों को दे देते हैं। या मान लो 4 दोस्त हैं, 3 लोगों ने बिजनेस करने का ठाना है, पार्टनरशिप बनाने का, बट अब चाहते हैं यार चौथा पीछे ना रह जाए, आप भी आइए ना। तो चौथे ने क्या किया, एक्टिव पार्टनरशिप में नहीं घुसकर उन्होंने बड़ा अमाउंट पैसा दे दिया, यार पैसा ले लो, तुम लोग बिजनेस करो, ठीक है। ना वो डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट लेगा, ना वो किसी तरीके का अपना डिसीजन मेकिंग में रहेगा, कोई से नहीं रहेगा बिजनेस में, लेकिन क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है तो जब भी प्रॉफिट कैलकुलेशन का समय आएगा तो उनको भी उनके प्रॉफिट लॉस में हिस्सा मिल जाएगा या सहना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे पार्टनर को कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन और एक रिवीजन से यू आर एबल टू गेट द आंसर आउट ऑफ हियर। एमसीक्यू नंबर 3 जो आपका आंसर होने वाला है, दैट इज स्लीपिंग पार्टनर। क्यों, तो डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट बट शेयर्स प्रॉफिट। ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग इसी फॉर्मेट को फॉलो भी कर रहे हैं कि क्वेश्चंस भी बनाते चले गए और थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करते चले गए, दोनों तरीके से हमारा काम होते चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच डॉक्यूमेंट डिफाइंस द राइट्स ड्यूटीज एंड रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। वेरी इजी, ऑप्शन में कहीं ना कहीं दे रहा होगा क्या, पार्टनरशिप डीड है, यस पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग 2 नंबर तो के क्वेश्चन अगर आ गए या 1 नंबर का क्वेश्चन अदर देन एमसीक्यू या एमसीक्यू, तो पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन वगैरह भी पूछ लेता है फिल इन द ब्लैंक्स में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जैसे आया, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर अ गवर्नमेंट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई, डेफिनेशन ही है लॉ, क्रिएटेड बाई लॉ, ठीक है। Question number 6, which feature of company ensures that its existence is not affected by the death of members। ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, या इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर फीचर्स का एप्लीकेशन है, फीचर्स का एप्लीकेशन है। क्वेश्चन क्या है, विच फीचर ऑफ अ कंपनी एंश्योर्स इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ इट्स मेंबर्स। तो अब मेमोराइज, अब याद एक बार देखो, ग्लांस करो कि कौन सा ऐसा फीचर था जो कि कंपनी में मेरिट्स में था या फीचर्स में था जो कि इस चीज को सपोर्ट कर रहा था। तो मेरे को याद आ रहा है यार धुंधला धुंधला सा, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। वाई परपेचुअल सक्सेशन, क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन कहता था कि एक बेनिफिट है, एक फीचर है, एक मेरिट है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी इज डिसीज्ड या उनकी डेथ हो जाती है, उस केस में कंपनी रुक नहीं जाएगी, कंपनी चलते रहेगी। कोई अगर चले गए तो उनके जगह पर नहीं आए, नए लोग आएंगे, कंपनी चलते रहेगी, कंपनी नहीं रुकेगी। सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और रिटायरमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। देखो ऐसे तो ये क्वेश्चन एप्ट नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि एक बस सोल प्रोप्राइटरशिप को हटा दो तो उसके अलावा जितनी भी कंपनी उसमें मिनिमम 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह में आपको वही कैच याद रखना है। एप्ट क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें कुछ और कैच देना चाहिए था, ठीक है। ऐसे तो द राइट आंसर विल बी पार्टनरशिप, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए आपको मेंबर्स वाला फीचर याद रखना होगा, कंपनीज में मेंबर्स वाला फीचर याद रखना होगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आ जाएंगे, तो फिर उस समय रो के कुछ नहीं होगा कि सर 1 मार्क्स ग्रेस का चाहिए, ठीक है। तो प्लीज कीप इट इन माइंड, थोड़ा आपको फीचर्स और ये सब तो यार याद करना ही होगा, नहीं तो जैसा हमने पिछला वीडियो में कहा था ना, हेडर्स याद रखो, सब्सटेंस तो आप लिख ही लोगे, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट, ये याद रखिएगा, पहले भी बोला है हमने, नॉट अ मेरिट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब डिमेरिट पूछ रहा है। नाउ लिमिटेड लाइबिलिटी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स, लार्ज कैपिटल, व्हाट डू यू थिंक कैन बी द करेक्ट आंसर। लिमिटेड लाइबिलिटी आपका ये जा रहा है, मेरिट में है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी आपका मेरिट में है, लार्ज कैपिटल भी मेरिट में है, सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स इज नॉट देयर in a large company, secrecy of affairs is not there in a large company. Why there is no secrecy? Because a
company, a private company or a public company requires to establish all its records, to surrender all its records, उनको दिखाना पड़ेगा। तो जब सारे रिकॉर्ड्स दिखाएंगे सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाएगी, हेंस नो सीक्रेसी प्रेजेंट इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। MCQ 9, the liability of shareholders in a company is limited to, the liability of the shareholders is limited to, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे बच्चे जिन्होंने हमसे ये चीज पढ़ी है उनको तो ये याद होगा कि द आंसर विल बी अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। ये क्या चीज है अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, सिंस यू आर ऑन टू माई चैनल, लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी नॉट पेड ऑन द शेयर्स, या अनपेड ऑन शेयर्स का क्या मतलब है। लेट्स से आपने एक शेयर खरीदा जिसका वैल्यूएशन इज 10 रुपीज। ठीक है, प्राइस ऑफ शेयर लेट्स से इज ₹10। ठीक है, आपने टोटल खरीदा कितना है, मान लीजिए हम चल के रखते हैं, आपने खरीद लिया है 1000 शेयर्स। ठीक है, नाउ तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे। ठीक है, टोटल अमाउंट, आप तो समझदार हो, टोटल अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 10,000 रुपीज। बट द थिंग इज, आप जब शेयर्स खरीदते हो, जब अलॉटमेंट होता है, क्लास 12 के बच्चे से आप पूछ सकते हो अपने सीनियर भैया दीदी लोग से, जब अलॉटमेंट होगा, जब इंस्टॉलमेंट्स मांगे जाएंगे तो कुछ दूर तक अमाउंट पेड रहेगा, उसके बाद के अमाउंट आप पे करते हो अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में परचेज कर रहे हो, लमसम में नहीं कर रहे हो। तो लेट्स अज्यूम कि आपने 10 में से 7 रुपए तक के सारा अमाउंट पे कर दिया। आपको 10,000 रुपए पे करना था, आपने कितना पे कर दिया ऑलरेडी, 7,000। ठीक है, आपने 7,000 पे कर दिया है। आपकी कितने अमाउंट बच रहा है आपके लायबिलिटी के अंदर, दैट इज 3,000, विच इज अमाउंट फॉर हाउ मेनी शेयर्स, 300 शेयर्स। ठीक है, तो जब भी कभी आप कोई भी शेयर परचेज करते हो, कितना भी शेयर परचेज करते हो, आउट ऑफ योर टोटल अमाउंट, आपकी कंपनी, जिस भी कंपनी का आपने शेयर खरीदा है, वो उतना ही पैसा आपसे मांग सकती है बाद में जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है या ड्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, टेक्निकलिटी दिख रही होगी, अब एक एग्जाम्पल है, सब समझ में आ जाएगा। जस्ट अज्यूम आपने कोई कंपनी के शेयर खरीदे 10 रुपए के। ठीक है, जो आपको दिख रहा है वही पे लेके चलता हूं। 10 रुपए के आपने शेयर खरीदे, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी थी, देखा आपने, खरीद लिया ना। 3-4 महीने के बाद क्या हो रहा है, कंपनी स्टार्ट टू डिक्लाइन, और अब जाके वो कंपनी वाइंड अप होने की पोजीशन में आ गई। अब वाइंड अप होने की पोजीशन में आ गई तो कुछ तो उधार वाले भी होंगे जिनको अपना उधार चुकाना होगा। तो कंपनी तो बोलेगी ना कि मार्केट से अगर मेरे को पैसा देना है मार्केट में, तो कुछ लोगों से पैसा लेना भी तो है। उधार जो हम दे के रखे हैं वो तो वापस मांग लें, तब तो देंगे आपको। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से भी पैसा मांगती है। वाई? बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन क्या वो मांग लेगी कुछ भी अमाउंट जो वो मांगेगी? नहीं। एक शेयर होल्डर से कंपनी उतने ही पैसे मांग सकती है जो आउटस्टैंडिंग है फॉर हिम और हर टू पे। यहां पर आपको कितना बोला गया था पे करने? 10,000। आपने पहले कितना पे करके रखा है? 7,000। तो कितना रुपया बकाया था आपका कंपनी के ऊपर? सिर्फ 3,000 ना। तो मान लीजिए कंपनी के ऊपर 5 करोड़ का उधारी है, कंपनी को 5 करोड़ चुकाना है किसी को, लेकिन आप मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, आपसे 3,000 रुपए अगर बाकी है तो आपसे सिर्फ 3,000 रुपए ही मांग सकती है कंपनी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स वाला फीचर है क्या चीज। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन? लार्ज स्केल ऑपरेशन जहां पर जाएंगे वो सीधे हो जाएगा आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। बिना देखे सुने सोचे यहां पे टिक कर देना है। हाँ, इसमें अगर और कोई वेरिएबल डालता है कि जहां पर रिस्क कम है, या हम चाहते हैं सीक्रेसी मेंटेन रहे, या हम चाहते हैं वोटिंग पावर डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, तो आपको उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आंसर करना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आ गया है फेवरेट पार्ट जो कि है केस स्टडीज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ लीजिए फटाक से पूरा, एंड देन वील स्टार्ट। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलने वाले हैं, बिकॉज एक बार में हमने कहा ना कि एक आजकल अब वो पैटर्न खत्म हो गया है कि एक तरह का क्वेश्चन डाल दिया 4 नंबर का लिखते रहो। नहीं, तोड़ तोड़ के देगा, 2 2 1 1 1 2 उस तरीके से। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा।
कह रहा है विच काइंड ऑफ पार्टनरशिप इज देयर बिटवीन द पार्टनर्स इन द केस डिस्क्राइब्ड अबव। फिर बोल रहा है सी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड द कैपिटल बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। चलिए इसके लिए तो आपको पढ़ना नहीं पड़ा। और फिर इसके बाद आ जाएगा द फर्म इज स्टिल नॉट रजिस्टर्ड, स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तो एक बार देख लेता हूं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन अदर देन दिस। ABCD are partners in partnership firm. A and B take active part in the management, whereas C has contributed the capital but does not take part in the management. तो what is C? क्या किस तरीके का पार्टनर है? जी हाँ, it is a sleeping partner. Now फिर बोल रहा है डी इज अ नॉमिनल पार्टनर। ऑल फोर पार्टनरशिप हैव बीन मेड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। नया चीज, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ये ध्यान रखिएगा। जहां तक मुझे लग रहा है पूछेगा। पार्टनरशिप बिटवीन देम इज गवर्न्ड बाय अ रिटन अग्रीमेंट बिटवीन देम बट द फर्म इज स्टिल नॉट रजिस्टर्ड। इसके बारे में भी पूछा है। तो नाउ विच काइंड ऑफ पार्टनरशिप इज देयर बिटवीन द पार्टनर्स, दैट इज लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप, अब लिमिटेड पार्टनरशिप में भी दो तीन तरीके का होता है, ठीक है। पार्टिकुलर पार्टनरशिप भी एक तरीके का पार्टनरशिप होता है, फिर आपका पार्टनरशिप एट विल भी एक तरीके का होता है, और एक आगे आपका लिमिटेड पार्टनरशिप भी होता है। तो आपको सबका मतलब जान के रखना होगा। आई एम टेलिंग यू पार्टनरशिप इज वेरी 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 क्रूशियल फॉर योर पेपर्स, ठीक है। अब जनरल पार्टनरशिप और एक लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या फर्क होता है? जनरल पार्टनरशिप इज लाइक एनी अदर पार्टनरशिप। उसमें पार्टनरशिप डीड होगा, पार्टनर्स होंगे, और हम लोग सोच के चलते हैं कि एक इनडेफिनेट टाइम पीरियड तक वो आपका पार्टनरशिप चलने वाला है। लेकिन जब आप एक लिमिटेड या पर्टिकुलर या पार्टनरशिप एट विल या टाइम बाउंड पार्टनरशिप के ऊपर बात करते हो तो वैसा पार्टनरशिप स्पेसिफाइड होता है। जैसे कि हमने एक पार्टनरशिप लिया, पर्टिकुलर पार्टनरशिप की, एक डैम बनाना है, एक रोड बनाना है, एक ब्रिज बनाना है। तो जैसे ही वो ब्रिज बन गया, डैम बन गया, रोड बन गया, आपका पार्टनरशिप खत्म। या टाइम बाउंड पार्टनरशिप है कि हमने 3 महीने के लिए पार्टनरशिप बनाया, जैसे 3 महीना खत्म, पार्टनरशिप खत्म। पार्टनरशिप एट विल, उसमें एक प्रोविजन रहता है पार्टनरशिप एट विल में। कैसा प्रोविजन? कि जब किसी पार्टनर को रहा कि आई वांट टू डिसॉल्व, या आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस पार्टनरशिप, या आई वांट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप कंप्लीटली, आप लोग सब मिलकर डिसाइड आपने किया, तो आप अपने विल पे पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हो। ये प्रोविजन आपने डाल रखा है। आपका क्वेश्चन आ जाता है तो जनरल पार्टनरशिप अगर हम चाहेंगे तो क्या डिसॉल्व नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बट उसमें प्रोविजन नहीं रहता है। प्रोविजन कुछ और रहेगा। हर बार प्रोविजन बचाने का होता है। जनरल पार्टनरशिप में प्रोविजन पार्टनरशिप को बचाने का होता है, बिजनेस को बचाने का होता है, ऑप्टिमिज्म चलता है। पार्टनरशिप एट विल में, अगर लिमिटेड पार्टनरशिप में आप जाओगे तो पार्टनरशिप एट विल का एक तरीका है कि कल को आपकी अगर कंपनी जाती है या बिजनेस बंद होना है तो आप उसको बंद करने के मोड में आपने प्रोविजन बना के रखा है। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, जो है कि द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड येट, स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन। मैं बोलूंगा इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इसमें ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है किसी भी पेपर सेटर का, ठीक है। अब क्या है नॉन कॉन्सिक्वेंसेज? ये तो बड़ा इजी है। नंबर 1, द फर्म कैन नॉट रिप्रेजेंट इट सेल्फ। अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, आप कहीं पर भी अपना फर्म लीगली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरा, आपके ऊपर अगर कोई केस हुआ है, आप उस केस को डिफेंड नहीं कर पाओगे, लड़ ही नहीं पाओगे। यू आर नॉट अ लीगल एंटिटी आफ्टर ऑल। फिर अगर आपके पार्टनर्स में से किसी के बीच में लड़ाई हो रही है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस मुकदमा नहीं कर सकता। और लास्ट, अगर कोई आपके साथ धोखाधड़ी हुआ, कुछ भी हुआ, तो भी आप उस केस में आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो मतलब कि या तो आपने केस किया या सामने वाले ने केस किया, दोनों केसेस में आप लड़ाई नहीं कर सकते। अच्छा, सारे पार्टनर्स ने मिलकर एक के ऊपर केस किया तो भी लड़ाई नहीं होगी, और एक ने सारे पे केस किया तो भी लड़ाई नहीं होगी। वाई एंड वाई? द रीजन इज ओनली वन, द आंसर इज ओनली वन, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ध्यान देंगे, आंसर याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, रघु राम एंड राजन। नाम तो कहीं सुनेला सुनेला लगता है। ओ भगवान आदमी, मिस्टर रघुराम जी राजन, कौन नहीं जानते उनको। रघु राम एंड राजन स्टार्टेड अ पेट एसेसरीज शॉप। पढ़ो केस स्टडी, हम तब तक लास्ट का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आदत तो आपकी भी वही है, हमारी भी वही है, दिल तो बच्चा है जी की पहले क्वेश्चन नहीं ही पढ़ेंगे, पर देख लेते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन द डिमेरिट्स ऑफ सच फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, डिमेरिट्स ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस पूछा है। जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस आपको देखने सुनने समझने में लग रहा है उसका ये डिमेरिट पूछा है। फिर उसके बाद आ रहा है स्टेट एनी 4 कंटेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। तो चलो, एक तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, तो मतलब इस केस स्टडी में ये जो 5, 6, 7 लाइन का केस स्टडी है, इसमें आपको करना सिर्फ ये है कि पता करना है कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो देख लें एक बार,
They found it to be appealing business structure. They found it easy to less paperwork, regulatory. They were different background. Their workload was smoother, multiple enhancing business capability. Shared decision making. ये पार्टनरशिप की तरफ जा रहा है. यस, पार्टनरशिप की तरफ ये आंसर जा रहा है. ठीक है, तो नाउ पार्टनरशिप की जैसे ही बात आती है तो पार्टनरशिप का डीमेरिट पूछा गया, तो भैया लिख दो ना डीमेरिट. कितना मुश्किल है, बुक में तो क्लियरली दिया हुआ है. ठीक है, अब पार्टनरशिप का मेरिट डीमेरिट आपको हम कैसे याद कराएं, उसका तरीका है, हमने अपने बच्चों को कह रखा है. जब भी कोई चीज सुनने में अच्छी लगे, कोई चीज का आपको लगे कि यार इसका तो मेरिट ही मेरिट है, उसका डीमेरिट याद करके जाया करो. नेगेटिव नोशंस हमेशा याद रखो एग्जाम में. जो चीज सुनने में अच्छी लग रही है उसका डीमेरिट याद करो, और जो चीज सुनने में खराब लगती है या आपको लग रहा है यार ये तो नेचुरली नेगेटिव चीज है, उसका पॉजिटिव नोशंस याद करके जाओ. बहुत बहुत फायदा देगा एग्जाम में. ठीक है, जैसे पार्टनरशिप आया, पार्टनरशिप सुनने में तो कितना अच्छा है, अरे यार 4-5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ढेर सारा पैसा है, मैनेजमेंट में साथ है, वाइब्रेंसी इन डिसीजन मेकिंग है, यही तो अच्छा है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं. उसका नेगेटिव याद करो. वाइब्रेंसी इन डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, केओटिक डिसीजन मेकिंग होगा, डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा. कैसे? एक आदमी रहेगा, डिसीजन लेगा, आगे बढ़ेगा. 4 आदमी रहेंगे, केओस हो जाएगा, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगा. ठीक है, सीक्रेसी, जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप में रहते हो सीक्रेसी मेंटेन हो जाती है, लेकिन जब आप इधर पे आओगे तो यहां पर आपको चारों पार्टनर्स में सारे बिजनेस अफेयर्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे. लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंशियलिटी भी है. क्यों? क्योंकि पब्लिक को आपके बिजनेस के रिकॉर्ड्स बाहर नहीं मालूम. अगर आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी से कंपैरिजन कर लो, जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्यों भरोसा करते हैं लोग? क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स, उनके पेपर्स, उनके पेपर वर्क्स बाहर इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं. तो उन्होंने अपनी सीक्रेसी को छोड़ा तो उनको बेनिफिट मिलता है पब्लिक का कॉन्फिडेंस पाने में. लेकिन पार्टनरशिप में पब्लिक कॉन्फिडेंस लूज होता है. तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे यार, कुछ भी लिख दो 3-4, लेकिन यहां पर उसका मेन जो चीज था यहां पे दिख गया. फिर अगला क्वेश्चन भी डायरेक्ट है, स्टेट एनी. यहां पर मैं आंसर लिख दे रहा हूं कम से कम, जो हम लोग का मेन काम है. ठीक है, पार्टनरशिप मेन तो इस यही है. आंसर याद करने में किसको प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम हो रहा है आइडेंटिफिकेशन में, तो इसलिए हम लोग वो साथ साथ कर रहे हैं. ओके, अगला, स्टेट एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. अरे ये तो बहुत इजी है. नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लॉस शेयरिंग रेशियो, डिसोल्यूशन के समय क्या रेशियो में होगा, कोई नया पार्टनर आएगा तो कितना पैसा लेके आएगा, ऑफिसेज कहां पर है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एवरीथिंग विल बी देयर इन पार्टनरशिप डीड. वो बहुत बड़ा टॉपिक है, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग. ठीक है, नाउ मूविंग राइट, क्वेश्चन नंबर 3. Identify the cooperative society discussed in the above case. Explain any 2 benefits provided by the society. State any 1 principle of cooperative society followed by the 1 case. बहुत easy है. अब आप लोग से एक गलती होगी इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन मैंने डेलिबरेटली यहां पर डाला है, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ो और आंसर अपने अपने मन में बनाओ. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने देख रखा था वीडियो के पहले, इसलिए मेरे को ये क्वेश्चन याद है. ओके, करेक्ट आंसर. ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप पॉज करके भी पढ़ सकते थे यार. स्क्रीनशॉट्स लेते चलो सारे क्वेश्चंस के और बनाते जाओ. अब 90% ऑफ द व्यूअर्स ने यहां पे क्या किया होगा, रेसिडेंस वर्ड या रेसिडेंस ऑफ अ हाउसिंग कॉलोनी देखकर सबसे पहले आपने क्या आंसर निकाला होगा? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, है कि नहीं? चलो बढ़िया. बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत आंसर है. रेसिडेंस ऑफ हाउसिंग कॉलोनी देखकर अगर आपने हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मारा है आंसर, तो बिल्कुल गलत है. भैया 4 शब्द के आगे भी तो पढ़ो, मोटिव तो पढ़ो. मोटिव क्या है? टू परचेज एसेंशियल गुड्स, ग्रोसरीज एंड हाउस होल्ड आइटम्स इन बल्क. दीज वर सोल्ड टू द मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइसेस अवॉइडिंग मिडिलमैन. आपने रेसिडेंस देखकर आंसर मार्क कर दिया, जबकि रियलिटी वाज इट इज टॉकिंग अबाउट अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो अब यहां से आंसर आपका क्लियर हो जाएगा. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट. मैं आपको एक चीज बोलूंगा, सॉरी, केस स्टडीज का जो भी बुक है आपके पास, या आपके जो भी साइड बुक है जो आप फॉलो करते हो अदर देन एनसीईआरटी, सारा क्वेश्चंस बनाने का या पेपर में लिखने का जरूरत नहीं है. एक पेंसिल लीजिए, आइडेंटिफाई करना सीखो. ऐसे क्वेश्चंस, हर चीज का आंसर आप नहीं लिख सकते, वो तो आपने नोट्स बना रखे होंगे ना, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफिकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही फंसोगे आप लोग. रेसिडेंस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी देख करके आप लोग आंसर कुछ और लिख दोगे, एग्जाम में कुछ और रहेगा, यही होगा. ठीक है, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बेनिफिट बोल रहा है, बेनिफिट में तो कुछ भी लिख सकते हो.
बेनिफिट क्या क्या था? अवॉइडिंग द मिडिलमैन या एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, या रीजनेबल प्राइसेस टू बी गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। दो पूछा है ना, दो काफी है। फिर आता है स्टेट वन प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट इज फॉलोड अबव इन ईच केस। कह रहा था डेमोक्रेटिकली चल रहा है, एक प्रिंसिपल जो फॉलो हो रहा है या जो फॉलो होता है, आप लिख सकते हो वन मैन वन वोट। सिंस द कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशन्ड अबव इज बीइंग ऑपरेटेड डेमोक्रेटिकली, विच वी कैन से कि इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। ठीक है, वन मैन वन वोट और वन शेयर वन वोट में क्या फर्क है? लेट्स से कंपनी में एक आदमी 1 लाख शेयर्स खरीद के रखा है, इसका मतलब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में उस आदमी का कितना वोटिंग परसेंटेज हो गया? 1 लाख शेयर मतलब 1 लाख वोट। लेकिन जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो आप चाहे कितने बड़े भी धनपति हो या आप एक नॉर्मल एक आम आदमी हो, आप के घर में या आपका जो पैसा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा है वो 1 करोड़ हो या आपका जो पैसा लगा है वो 1000 हो, भैया आप एक व्यक्ति हो, एक ही वोट आपको मिलेगा। दैट इज बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर अज्यूम टू बी मोर डेमोक्रेटिक दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्नेहा आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स ऑफ डिजाइनिंग। पढ़िए तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लायबिलिटी विल दे हैव एंड व्हाई? हाउ पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप एट विल? इज इट नेसेसरी फॉर देम टू हैव एन एग्रीमेंट एंड रजिस्टर देयर फर्म्स? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो चलो ये दो चीज तो हमने कर रखा है, ऊपर के दो आप लोग पढ़ो और हम लोग आंसर करते हैं। ऊपर था मैं भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। Sneha was suggested by her father to have business organization run properly. Her business was growing and facing problems. My friend Pooja was designed to join. Easy है क्वेश्चन, बहुत इजी है। क्या होगा आंसर? विच काइंड ऑफ लायबिलिटी विल दे बी हैविंग? पार्टनरशिप के अंदर देर इज कंप्लीटली अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नाउ हाउ कैन वी से दैट इट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी? बिकॉज आपका जो भी बिजनेस है उसमें कितने भी पार्टनर आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कितने भी कुछ भी गलती होगी, वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स एंड अदर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीड्स ऑफ वन। तो इट इज वेरी वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, फिर से एक बार, क्या होता है? कोई भी पार्टनर है वो सारे की गलतियों के लिए भी जिम्मेदार है और सारे पार्टनर उस एक की भी गलती के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक और चीज होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का जो मेन एक पॉइंट है जो कि आप उसको नहीं छोड़ो, दैट इज योर ओन पर्सनल एसेट्स कैन बी सोल्ड टू पे ऑफ द कंपनीज फर्म। हमने कहा ना, बाकियों की गलती, मान लो आप बहुत अच्छे हो, आप अपने अकाउंट्स अच्छे मेंटेन करते हो, आपका सारा कुछ सही चल रहा है, लेकिन बाकी 3 मिला के कंपनी का भट्टा बैठा दिया, पार्टनरशिप का गेम कर दिया, तो उस केस में आप क्या करोगे? भैया अगर उन्होंने मिलकर आपकी कंपनी को, आपके फर्म को डुबाया है, वो आपको भी अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी और म्यूचुअल एजेंसी में यही फर्क होता है। लोग कई बार गलती करते हैं, सब समझाने पे आओगे तो म्यूचुअल एजेंसी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी में ऐसे ही कंफ्यूज होंगे लोग। कैसे? म्यूचुअल एजेंसी में बोल देंगे कि एजेंट है, प्रिंसिपल है, एक की गलती, सबकी गलती, सबकी गलती, मेरी गलती। वो ठीक है, बट उसको एक्सप्लेन तो करो कि कंपनी अगर डिसोल्यूशन पे जाती है, कंपनी अगर बैंकरप्ट होती है, तो माई पर्सनल एसेट्स या द पर्सन्स पर्सनल एसेट्स कैन ऑल्सो बी सोल्ड टू पे ऑफ द कंपनीज डेट्स। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फिर आता है हाउ इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप एट विल। पहली बात तो पर्टिकुलर पार्टनर्शिप होता है क्या, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। डैम बनाओगे, रोड बनाओगे, ब्रिज बनाओगे, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपका पार्टनरशिप बना है। लेकिन पार्टनरशिप एट विल क्या कहता है? पार्टनरशिप एट विल कहता है कि हम लोग ये पार्टनरशिप चलाते हैं, जब मन करेगा डिसॉल्व कर लेंगे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होगा? जब आपका एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या टाइम लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप एट विल कब लैप्स होगा? जब आपका मन चाहे। प्रोविजन यही रहेगा कि जब पार्टनर्स को लगे कि ये अब काम नहीं कर रहा है या हो गया हमारा काम जो भी, तो फिर वो आपका पार्टनरशिप उसको रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, इज इट नेसेसरी फॉर देम टू हैव एन एग्रीमेंट एंड रजिस्टर देयर फर्म्स? यस, इट इज नेसेसरी फॉर देम टू रजिस्टर देयर फर्म्स। व्हाई? अभी आंसर हमने पिछले ही क्वेश्चन में किया था ना कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू बहुत खांसी, ये बदलता मौसम सबको ले जाएगा इसी में। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप क्यों जरूरी है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो दैट इज नॉट अ पॉइंट टू बी वरीड ऑफ। नाउ
Neil, Nitin, Mukesh are partners in a manufacturing auto firm. Their firm has not been registered as prescribed. In order to increase the earnings of the firm, Nitin has decided to use low quality materials without the knowledge of Neil and Mukesh. As a result, many accidents reported by the consumers and case has been filed against them. ये क्वेश्चन किधर जा रहा है मेरे को मालूम है. देखो, will Neil and Mukesh be responsible for the act of Nitin? Yes or no? तो the answer will be a big yes. Why? Which feature? अभी हमने कहा, अभी जस्ट हमने कहा, वो था म्यूचुअल एजेंसी. आप अगर लिख दोगे यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मामला खत्म हो जाएगा. द आंसर विल बी म्यूचुअल एजेंसी बिकॉज यू आर एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस. आप बाकियों के लिए भी काम कर रहे हो और बाकी भी आपके लिए काम कर रहे हैं. 4 लोग हैं पार्टनरशिप में, तो कोई एक अगर कहीं जा रहा है तो ही और शी इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ द 4. ठीक है, कोई एक कहीं कोई जा रहा है तो दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ देम. ठीक है, तो म्यूचुअल एजेंसी इसी का नाम है कि कोई एक ये करके नहीं बच सकता कि मैंने नहीं किया, सबने किया. ठीक है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी म्यूचुअल एजेंसी में थोड़ा सा फर्क है, ये आपको यहीं पर समझना पड़ेगा. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था. इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. Mercury Limited invited general public to subscribe for its shares 100 crores with initial public offer. The company received applications for shares of 85 crores. Can the company proceed with allotment of shares? अब बताइए ये क्वेश्चन किधर का है, कहां का है, क्या नहीं. फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का क्वेश्चन है और ये पूछा जा रहा है आपको किस कॉन्सेप्ट के बारे में, बस इतना बता दो मेरे को. इस कॉन्सेप्ट का नाम है मिनिमम सब्सक्रिप्शन. नहीं पढ़ा है, पढ़ के आइएगा. मिनिमम सब्सक्रिप्शन. व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? कहते हैं कि यही वाला एग्जांपल लेते हैं. अगर 100 करोड़ का आपका आईपीओ या शेयर्स आपने उठाने का कोशिश किया है मार्केट से पैसे, तो कम से कम 90% आपका एप्लीकेशन आना चाहिए. तो 100 करोड़ का 90% कितना हो जाएगा? दैट इज 90 करोड़. मतलब 90 करोड़ आपका जो अमाउंट है जनता चाहती है अगर आपको देना, तभी आपका आईपीओ फ्लोट करेगा, नहीं तो आपका आईपीओ कोलैप्स कर जाएगा. मतलब आउट ऑफ टोटल आस्क आपका जो आस्क है कि आपको कितना पैसा चाहिए, उसमें से मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 90% होता है ऑफ द टोटल आस्क. और अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ, अगर कम रह गया तो फेल कर जाएगा. तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 85 करोड़, 85 करोड़. तो क्या यहां पर कंपनी प्रोसीड कर पाएगी अलॉटमेंट के साथ, हाँ या ना? तो आंसर इज नो, द कंपनी कैन नॉट मूव अहेड. आंसर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट हो ही नहीं रहा है. ओके, नाउ मूविंग अहेड. एक होमवर्क दे दूं आपको. पिछले दिन भी एक होमवर्क दिया था, आज एक होमवर्क ले लो. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. एक बार देख लो. क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ कंपनी इज बीइंग प्रेस्क्राइब्ड इन द गिवन पैरा. ये क्वेश्चन में आपको मैं आंसर बता देता हूं, बाकी आप इसका फीचर होमवर्क में पढ़ लेना. ठीक है. इट इज अ न्यू कैटेगरी ऑफ कंपनी इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज स्टार्टअप्स एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स wherein a single person can incorporate entity. It also promotes the concept of corporatization. It is not the same as sole proprietorship anyway. It has legal existence with limited liability. The sole member of the company is to mention a nominee. ये अब आया sole member of the company. It is talking about the newest form of company that has been introduced to India. अभी obviously एकदम नया नहीं, पुराना है, बट हाँ जो हम लोग का हिस्ट्री ऑफ कंपनी या बिजनेस है उसके हिसाब से ये सबसे नया फॉर्म ऑफ बिजनेस है. क्या है इसका नाम? दैट इज 1 person कंपनी. ठीक है, 1 person कंपनी. अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इज क्राइटेरिया. क्वेश्चन किस तरीके का आता है मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं. लेट्स से रमेश है, सुरेश है, कोई भी एक है जो सोल प्रोप्राइटर है, उसने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने का सोचा, बट पार्टनरशिप में ना जाके उसने सोचा कि एक कंपनी रजिस्टर करा लूं. तो हो जाएगा कि 1 person कंपनी रजिस्टर कराने का उसको मैंने, दैट इज ओके. व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड फॉर सुरेश टू कॉल इट अ 1 person, टू कॉल इट एन 1 person कंपनी. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि क्राइटेरिया आपको आज
पढ़ लेना है, ठीक है। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 के कुछ हमने अच्छे केस स्टडीज देखे, पार्टनरशिप में कैसे फंसते हैं हम लोग वो क्वेश्चंस देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्वेश्चन देखे, फॉर्मेशन का भी क्वेश्चन देखा, तो मिला जुला सरकार सब चीज़ है। और एमसीक्यूज में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आ गए थे। जो हमने इंपॉर्टेंट बोला है वो आप लोग एक बार देखो, पढ़ो, सीखो, समझो। और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अच्छा स्कोर करेंगे हम भी, आप भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्मार्क।